आज अपन शुरू करेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अच्छा, एक और बात, अगर तुम बात नहीं करोगे आपस में तो चल जाएगा ना। अगर किसी की दिक्कत है तो वो बाहर जाओ, आराम से सोफे लगे हुए हैं, चिल करो, है ना। कुछ लोग बैठे भी रहते हैं वैसे भी, तो आप भी एंजॉय कर सकते हो। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सबसे पहले तो ये बताइए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता क्या है। उस फर्स्ट लाइफ से अभी तक का जो इवोल्यूशन चल रहा है उसी को अपन किस में इंक्लूड करते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ना, लेके नहीं जा रहा हूं उसको घर पे। मैं पीडीएफ भी इधर ही रहेगी मेरी तो, हाँ इसके अंदर ही रहती है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लैमार्क। और जो लैमार्क की जो थ्योरी होती है उसको बोला जाता है लैमार्किज्म, और इसी का दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या होता है इस थ्योरी का नाम, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो जो लैमार्क है ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, जो नेचर के बारे में हमें बताते हैं, इनको क्या बोला जाता है, नेचुरलिस्ट बोला। इनकी एक सबसे पहले बुक पब्लिश हुई थी, इस बुक का नाम होता है फिलॉसफी जूलॉजी क्यू, फिलॉसफी जूलॉजी क्यू। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी इसकी वो है 1809 में। कब हुई थी, 1809 में। जब इधर से लैमार्क की बुक पब्लिश हो रही थी, उधर से डार्विन भाई साहब भी पब्लिश हो चुके थे। तो इससे आप दोनों को रिलेट करके रख सकते हो कि इसकी जब बुक आई थी, मतलब जब पब्लिश हुई थी इसकी बुक, उधर ही क्या हो गया था, डार्विन का बॉर्न हो गया था। तो वो भी कब होगा, 1809 में। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, उसमें से 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये बताया इन्होंने कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। समझ में आता है, इंटरनल वाइटल फोर्स, कि आपके अंदर ऐसी अंदरूनी शक्तियां होती हैं। इच्छा शक्ति का नाम सुना है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। आपके अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगा, और जो आप सोचोगे वो आप कर लोगे। सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है ना, बेचैन किसी को भी नहीं होना है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था, क्या क्या बताया, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड। जब आपका एनवायरमेंट चेंज कर दिया जाता है और जब आपकी नीड चेंज हो जाती है, तो आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति होती है, ऐसी डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर होती है, जिसकी वजह से आप क्या खुद के अंदर क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये मैंने नहीं बताया, लैमार्क ने बताया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, या फिर एनी स्ट्रक्चर। जिस ऑर्गन का या फिर जिस स्ट्रक्चर का आप ज्यादा यूज करोगे वो वेल डेवलप होता जाएगा, और जिस ऑर्गन या स्ट्रक्चर का आप लेस यूज करोगे, मतलब नहीं करोगे, कर दोगे, वो लेस डेवलप होता जाएगा, और एक टाइम के बाद में वेस्टिजियल भी हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही गायब भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया था क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स आप आफ्टर बर्थ, एक होता है इननेट और एक होता है एक्वायर्ड, ऐसे कैरेक्टर जो आप आफ्टर बर्थ गेन करते हो अपनी लाइफ में, उनको बोला जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर जो आपने लाइफ में गेन किए हैं आफ्टर दी बर्थ, वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं। ये किसने बताए थे, लैमार्क ने। 4 बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वाला क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स। सेकंड वाला क्या है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तीसरा वाला क्या होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन और एनी स्ट्रक्चर। और चौथा वाला क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये जो लैमार्किज्म है या फिर ये वाली जो थ्योरी, वो किसने प्रपोज की थी, लैमार्क। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, फ्रेंच नेचुरलिस्ट। बुक का क्या नाम था, फिलॉसफी जूलॉजी क्यू। कब पब्लिश हुई थी, 1809। 4 बेसिक पॉइंट कौन कौन से थे, लिखना अभी नहीं है, मैं लिख रहा हूं ना। 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
सबसे पहला वाला कौन सा है? इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा वाला कौन सा है? इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तीसरा वाला कौन सा है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एंड लास्ट एंड फाइनल इज, अरे वाह, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये 4 पॉइंट क्लियर है क्या? इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसने इस अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ अपन को एग्जांपल भी बताए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जिराफ, है ना, सबसे बेस्ट जो इसका एग्जांपल आता है, जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, किससे रिलेटेड है? जिराफ से। आपने देखा होगा कि आजकल के जो जिराफ है उनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, और उनके जो फोर लिम्ब है वो भी कैसे होते हैं? लॉन्गी होते हैं। तो लंबी गर्दन वाले और लंबी टांगों वाले जो जिराफ है वो किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं? लेमार्क के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या बताया कि जो पहले के जो जिराफ थे कैसे थे? वो इतने से थे, डॉग स्वाई की तरह थे, ठीक है। तो वो किसकी तरह के थे? डॉग की तरह थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो जिराफ को जो भी खाने का चाहिए, जो कि उनकी ईटिंग हैबिट है, वो क्या है? जो प्लांट की जो लीव्स वगैरह है वही खाते हैं, ठीक है। तो उनके जो आसपास के एरिया में थी, जो सराउंडिंग मीडियम में थी, वो तो उन्होंने क्या कर दी थी? सारी की सारी खा ली। अब बताओ, जो प्लांट्स होते हैं वो तो और भी बड़े होते हैं ना। अब वो उस हाइट तक पहुंच पा रहे थे क्या? पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अगर उनको खुद को जिंदा रहना तो क्या करना पड़ेगा? वहां तक पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना। तो उन्होंने क्या देखा कि इधर का तो अपन ने क्या कर दिया? मामला सपाचट कर दिया है। अब थोड़ा सा ऊपर देखने लगे। कौन? वही जिराफ। क्या ऊपर तो अपना जुगाड़ है अभी भी, पर अपन करे क्या? अपन तो उधर पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया? इंटरनल वाइटल फोर्स। फिर उन्होंने याद किया किसको? कि लेमार्क को। क्या वो बोल के गए थे ना कि अपने अंदर क्या है? अंदरूनी शक्तियां हैं, उनका अपन यूज कब करेंगे? अब बताओ, उनका एनवायरमेंट चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे थे उधर का तो उन्होंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया है। अब दूसरा एनवायरमेंट कौन सा? कि उनको थोड़ी सी क्या हो गई है? हाइट पे है, तो एनवायरमेंट चेंज हो गया है। और दूसरी क्या है? उनकी न्यू नीड क्या आ गई कि अपनी क्या है? जो गर्दन है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। मतलब कैसे भी करके या तो अपने फोर लिम्ब या फिर अपनी जो नेक है वो क्या हो जाए? इलोंगेटेड हो जाए, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए, जिससे कि अपन कहां तक पहुंच पाए? उन प्लांट्स की लीव तक पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या किया होगा? इंटरनल वाइटल फोर्स लगाया होगा। ऐसे सोचा होगा कि अपने क्या हो जाए? गर्दन लंबी हो जाए, पैर लंबे हो जाए। फिर तीसरा क्या किया उन्होंने? ऐसे नहीं होंगे सोचने से, हाँ अरे रुक तो जाना, बेचैन नहीं होने का। फिर उन्होंने क्या किया? यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। तो अपनी जो गर्दन है और अपने जो ये फोर लिम्स है उनको ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे, हौले हौले। ऐसा एक दिन में नहीं होता है, एक साल में नहीं होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। साल लग जाते हैं, लाखों साल। तब तो वो ऐसे करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, आराम से। उसको क्या है? गर्दन को क्या करते रहे? वो यूज करते रहे, यूज करते रहे, यूज करते रहे। और एक टाइम के बाद में आजकल आप देखो जो जिराफ है वो सारे के सारे कैसे हैं? लंबी गर्दन वाले हैं। सारे के सारे कैसे हैं? लॉन्ग फोर लिम्ब वाले हैं। क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि अच्छा ये बताइए, जो उनकी लंबी गर्दन है, लॉन्ग नेक है, और जो इलोंगेटेड जो फोर लिम्स है, वो उनको बाय बर्थ मिले थे या फिर उन्होंने एक्वायर्ड किया था? तो उन्होंने क्या बताया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आपने किए हैं, मतलब आफ्टर बर्थ जो एक्वायर किए हैं, वही क्या हो जाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। इसलिए आजकल के जो सारे के सारे जिराफ है वो कैसे हैं? लॉन्ग नेक और इलोंगेटेड फोर लिम्स वाले। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इन्होंने क्या बताया कि जो स्नेक होते हैं उनके आजकल आप देखते हैं फोर लिम्स, साइड लिम्स वगैरह होते हैं क्या? लिम्स नहीं होते हैं। वैसे वो आते किस में है? रेप्टाइल्स में आते हैं। और रेप्टाइल्स किस में आ जाते हैं? टेट्रापोडा में आ जाते हैं। और टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? फोर लिम्स होने चाहिए। लेकिन ये क्या है? इनके तो लिम्स ही नहीं है। इसका मतलब कभी ना कभी इनके भी तो क्या रहे होंगे? लिम्स रहे होंगे, रहे होंगे ना। लिम्स का मतलब समझ में आता है? हाथ और पैर। लिखना नहीं है अभी। हाथ और पैरों का ये क्या यूज करते होंगे बताओ? रहते तो कहां पे? ये जंगल में रहते हैं नॉर्मली। और इनके लिए अपन ने कोई हाईवे तो बनवा नहीं रखा वहां पे, क्या आप आराम से जाइए, है ना, हाई स्पीड से निकलिए। चलते तो वैसे रोड पे ही है ये, है ना, रफ रोड पे ही। मतलब रोड क्या, वो जंगल में जैसा भी होता है। तो एक बार क्या हुआ होगा इनके साथ में, सुन लो भाई, कहानी बता रहा हूं क्या कर रहा है। तो एक साथ क्या हुआ होगा, इनके पीछे कोई भी प्रेडेटर पड़ गया होगा। किसके पीछे? स्नेक के पीछे। अब देखो, आपको नॉर्मली पता ही होगा कि स्नेक कहाँ पे रहते हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, बिल वगैरह बना करके रहते हैं ना।
तो उसमें जाने की कोशिश किया होगा, तो हुआ क्या, इनकी मुंडी मुंडी तो अंदर चली गई। डू यू नो मुंडी, दिस पार्ट, जो हेड वाला पार्ट, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी 2 बार बोला तो क्यों रिपीट कर रहा है। तो इनका जो हेड वाला पार्ट है वो तो अंदर चला गया था, लेकिन इनके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स की वजह से, मतलब ऊपर कॉमनली बोले कि लिम्स की वजह से, ये यार बाकी का जो हिस्सा था वो कहाँ पे रह गया, बाहर रह गया। प्रेडेटर आया, उसने उठाया और इसको प्रे कर दिया, इसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। अब बताओ, बिल में अकेला थोड़ी ना सांप था, बाकी के भी तो थे ना, वो उसको देख रहे थे कि यार चला गए। अब उन्होंने क्या सोचा कि काश इनके हाथ और पैर नहीं होते तो आज हमारे बीच में ये जिंदा होते। तो उन्होंने भी क्या डिसाइड किया होगा कि यार वो लैमार्क बोल के गए थे ना कि जिस ऑर्गन का अपन यूज नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद में वो चला जाता है, और इसका अपन को ऐसा कोई खास यूज भी नहीं आ रहा टांगों का, तो अपन चलते तो वैसे भी उससे ही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल वाइटल फोर्स का यूज किया। अब बताओ उनका एनवायरमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। एनवायरमेंट चेंज ऐसे हो गया ना कि अगर ये रहेंगे तो अपन मरते जाएंगे, अगर हमें जिंदा रहना तो क्या करना पड़ेगा, इनका यूज नहीं करना पड़ेगा। वो उनकी न्यू नीड क्या हो गई है, विदाउट लिम्स होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका यूज करना ही बंद कर दिया, किसका, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स का। तो धीरे धीरे करते गए करते गए करते गए, क्या, डिसयूज करते गए करते गए करते गए का मतलब ये नहीं कि ज्यादा यूज करते गए, डिसयूज मतलब उनको यूज करना ही बंद कर दिया। और ऐसे करता रहने से करते रहने से करते रहने से एक टाइम के बाद में लिम्स ही गायब हो गए। अब बताइए, जो लिम्स थे वो उनका एक्वायर्ड कैरेक्टर था कि इननेट कैरेक्टर था। अब बताओ, आजकल के जो आप स्नेक देखते हो उनके अंदर लिम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। कैसे हुआ था, ये लैमार्क के अकॉर्डिंग हुआ था। तीसरा एग्जांपल इन्होंने बताया, जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स का नॉर्मल हैबिटेट कौन सा है, मतलब कहां पे है, एरियल होती है, हवा में ही रहती है, एरियल एनवायरमेंट है। लेकिन आपने देखा है जो बर्ड्स वगैरह वो वाटर में भी रह सकती है, एक्वेटिक मीडियम में भी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, जब पहली बार जब बर्ड्स आई होंगी, कहां से, उड़ती उड़ती कहां पे, वाटर में आई होंगी। वाटर में आपने देखा होगा कि वो फ्लोट भी करने लग जाती है ना, ऐसे डूबती नहीं है। रीजन क्या होता है कि उनके जो ये टॉज होते हैं, इनका जो नेट है, ये अपने बीच में भी है, लेकिन अपना क्या है, ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि अपना ज्यादा यूज आता नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कि सारा दिन पानी मार डाल के रख दो, जादू थोड़ी ना दिखाने का है ना। लेकिन बर्ड्स का तो काम क्या है, मोस्ट ऑफली यही रहता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ कि अपने जो टॉज इनको क्या किया होगा, स्ट्रेच किया होगा, इसकी वजह से इनके बीच में जो था वेब, उसका फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उनको फ्लोट करने में या फिर स्विम करने में क्या हो जाती है, इजिली हो जाती है। अब देखो उनका भी क्या हुआ था, पहले एरियल एनवायरमेंट था, अब जब वाटर में आए तो मीडियम कैसा हो गया, एक्वेटिक एनवायरमेंट हो गया। तो एनवायरमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट उनके ऊपर पड़ा ही नहीं पड़ा। अब उनकी न्यू नीड क्या है कि हमारे पास क्या होते हैं, वेब या फिर नेटवर्क होता। तो उन्होंने क्या किया होगा, उसके बारे में सोचा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा स्ट्रेच किया होगा। तो यूज ऑफ ऑर्गन, तो इस ऑर्गन को क्या किया होगा, ज्यादा से ज्यादा यूज किया होगा, और एक टाइम के बाद में क्या हो गया, इनहेरिटेंस होने लग गया, किसका, इस एक्वायर्ड कैरेक्टर का। तो आजकल की जो बर्ड्स होती है उन सबके अंदर क्या हो जाते हैं, वेब फिट आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते। तो बताइए लैमार्क की कितनी थ्योरी 4 पॉइंट सही है कि गलत है, सही है। अब अपन आ जाते हैं इसके दूसरे साइड पर। अभी तक जो एग्जांपल मैंने आपको बताए वो सारे इसके सपोर्ट में बताए थे। अब बात करते हैं, है ना, अब अपने रोल में आ जाते हैं, जैसे कि तुम करते हो ना, गलतियां ढूंढते हो, अपन भी वही करते हैं। अब देखो इसने बता दिया कि सबके अंदर क्या होता है, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लेता हूं, सोच तो तुम भी कुछ भी लेते हो। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क देखो, अगर एप्लीकेबल है कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज लॉ बना रहे हो तो वो क्या है, सबके मैक्सिमम केस पर क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। अपन ने बात करी थी बर्ड्स की, अपन ने बात करी थी स्नेक की। स्नेक किस में आ जाते हैं, रेप्टाइल्स में। बर्ड्स किस में आ जाती है, एप्स में। क्या ये दोनों वर्टिब्रेट में आते हैं, अरे रेप्टाइल्स और एप्स वर्टिब्रेट में आते हैं, नहीं आते। और अपन जो मैमल्स है क्या वो भी वर्टिब्रेट में आते हैं क्या। तो अगर जो चीज एमपीवी पर एप्लीकेबल हो रही है, रेप्टाइल्स पर एप्लीकेबल हो रही है, एप्स और हो रही है, तो वो हम पर भी तो एप्लीकेबल होनी चाहिए थी ना। तो अपना एक एग्जांपल लेके अपन देख लेते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि अपन को क्या है, अपने अंदर क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स है, क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स है। जैसे कि अपन कोई सी भी एक ऐसी बिल्डिंग पर गए हैं जहां पे 12th फ्लोर बने हुए हैं ना, 11-12 फ्लोर बने हुए हैं, और किसी को मैंने उधर से क्या छोड़ दिया, फ्री फॉल। तो बताओ नॉर्मली तो जो ह्यूमन बीइंग है वो कहां पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मीडियम पे रहते हैं। लेकिन जिसको अपन ने वहां पे फ्री फॉल किया है, अब उसका मीडियम कैसा हो गया है, एरियल हो गया है। हुआ है नहीं हुआ, एनवायरमेंट उसको अपन ने चेंज किया है नहीं किया है। अब उसकी नीड क्या हो गई है कि काश मेरे क्या होते, पंख होते। तो लैमार्क भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपको जरूरत है, ठीक है मैं बैठा हूं, अब आप क्या करिए, ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे करते जाइए, और सोचते जाइए कि मेरे क्या आ जाए, पंख आ जाए, क्या आ जाए, मेरे पंख आ जाए। क्योंकि आप जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज करोगे एक टाइम के बाद है वो
डेवलप हो जाएगा। और अच्छा, ह्यूमन के विंग्स आना क्या इनेट कैरेक्टर है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है? और धीरे धीरे आप देखते जाओगे कि जो ह्यूमन विंग्स है वो पंख वाले भी बन गए। ऐसा वो पॉसिबल है क्या? नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। दूसरा एग्जांपल, बहुत सालों के लिए करना पड़ता है क्या? हाँ, करके देखिए। लोग, तुम्हें क्या लग रहा है लोग कर नहीं रहे? दूसरा दूसरा चलो एक और जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो टीचर कम्युनिटी है, हम बोलते रहते हैं सारे दिन। चलो ठीक है, मैंने तो अभी थोड़े टाइम पहले ही कल से शुरू किया है बोलना, लेकिन कुछ तो लोग तो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना? बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टंग का। किसका? टंग का। तो लैमार्क ने क्या बोला है? जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करते हैं वो क्या हो जाना चाहिए? वेल डेवलप हो जाना चाहिए। तो आपने कैसे ऐसा कभी देखा है कि आप, मतलब मेरा मान के चलो कि लाइक जैसे कि मैं टंग का यूज कर रहा हूँ ज्यादा, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि एक टाइम के बाद में ये जो टंग है पूरी ऐसे जोधपुर को कवर कर लेगी। या फिर तुम ही उधर से हॉस्टल में से बैठ बैठ के इस पे ही आ रहे हो कि चलो सर हम भी चलते हैं आपके साथ। इट इज पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हो गई थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। अब इन द बॉक्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने अपने इंडियंस में एक कल्चर होता है ना, ये नाक कान चिदाने का, गर्ल्स का या फिर वीमेंस का ना, तो ये जो कैरेक्टर है ये एक्वायर्ड है कि इनेट है ना? बोरिंग ऑफ ईयर पिना एंड नोज, ये जो कैरेक्टर है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है कि इनेट कैरेक्टर है? एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क तो क्या होना चाहिए था? जो कैरेक्टर आपने आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड किया है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाना चाहिए था। तो क्या अब जिनके भी बोरिंग ऑफ ईयर पिना हो चुका है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्या उनके ऑलरेडी ऐसे ही है बोरिंग ऑफ होते हुए आएगी क्या? नहीं आएगी। या फिर अपन मान के चलते हैं कि मैंने किसी में क्या रख दिया? चांटा रख दिया। चांटा जानते हो, थप्पड़, रैप्टा, अलग अलग डिफरेंट, है ना? रख दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसका जो गाल है वो लाल हो जाएगा। तो बताओ, लाल गाल का होना उसका इनेट कैरेक्टर है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है? तो क्या उसके जो बच्चे होंगे वो भी लाल गाल वाले होंगे क्या? नहीं होंगे, वो तो नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे के वैसे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क तो क्या होना चाहिए था कि जो कैरेक्टर एक्वायर्ड है वो क्या जाने चाहिए थे? नेक्स्ट जनरेशन में चले जाने चाहिए थे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक और थोड़ा इंटरनेशनल बात कर लेते हैं। चाइना के बारे में सुना होगा आपने, चीन और चाइना। तो वहां पे क्या किया जाता है? जो गर्ल्स की जो सुंदरता है उसके उनके फिट से देखी जाती है। जिसके स्मॉल फिट होते हैं वो ज्यादा सुंदर है, क्योंकि शकल तो सबकी एक जैसी है। ठीक है? अरे चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, अपने इधर नहीं ना। तो उनकी जो सुंदरता है उसको जो इंडेक्स है वो क्या होता है? जिसके स्मॉल फिट रहेंगे वो ज्यादा सुंदर है। ठीक है? तो उन्होंने वहां पे क्या ट्रेंड चालू कर रखा है कि उनको जो फीमेल्स होती है उनको, मतलब जैसे ही उनका बर्थ होता है उससे थोड़े टाइम बाद में उनको आयरन के शूज पहना दिए जाते हैं। अब आयरन शूज के पहनाने के बाद बताओ उनकी जो लेंथ है वो ग्रोथ हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन शूज तो क्या ज्यादा ग्रोथ नहीं करवाएगा। अब फिर देखा गया कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अब बताओ जो उनके स्मॉल फिट थे वो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है कि इनेट कैरेक्टर है? तो नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लैमार्क, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो तो नॉर्मल फिट वाली ही आती है। तो एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनको बोला जाता है अगस्ट विस्मान। विस्मान का नाम सुना है? ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो माइस होते हैं, जो रैट होते हैं, उनकी पूंछ को काट कट करते गए, कट करते गए। तो फर्स्ट जनरेशन में कट किया, मीटिंग करवाई, नई जनरेशन हुई, पूंछ वाली आ गई। किसको बुलाया कि मैंने पूंछ काट दी थी? पूंछ का कटा हुआ होना या फिर कटी पूंछ का होना इज एक्वायर्ड कैरेक्टर के इनेट कैरेक्टर? एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तुमने क्या बोला है? इनहेरिटेंस होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन मुद्दा है ना, अपन इस पे ज्यादा एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो मेन है वो तो यही है। चारों में से देखो इसने क्या बताया है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज माय फेवरेट। कि मेरा जो चार कॉन्सेप्ट मैंने दिया ना, सबसे बढ़िया वाला कौन सा? ये वाला। और ये कहीं फिट ही नहीं हो रहा है। किसने? विस्मान ने कट किया पूंछ को, मीटिंग करवाई, नेक्स्ट जनरेशन हुई। ये बोला कि एक बार में थोड़ी ना होता है। अपन ने बोला लॉन्ग टर्म के, ठीक है मैं 22 जनरेशन तक कैसे करूंगा? कितनी जनरेशन तक किया उसने? 22 जनरेशन तक किया। लेकिन जो 23rd जनरेशन थी उसमें भी क्या आ गई? पूंछ आ गई। कि भाई एक बार में गलती हो सकती है, दूसरी बार में गलती हो सकती है, 22 में थोड़ी ना हो जाएगी। फिर ये बोल रहा है कि मैंने तो दे दिया, तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ, अपना तो रूल यही है। तो फिर इसने क्या किया? उसको क्रिटिसाइज किया। किसने? विस्मान ने। और जो भी अपने जैसे कि बोरिंग ऑफ ईयर पिनना है ना, आयरन शूज वाला है लेडीज का, ठीक है? या तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा? कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बन चुका है, इसका मतलब आपने क्या करी है? पढ़ाई करी है। और पढ़ाई करना बाय बर्थ होता है कि एक्वायर्ड होता है?
आपकी चीज में जो भी नॉलेज है वो पहले से थोड़ी ना था, आपने आफ्टर लाइफ गेन किया है। तो आपने जिसको गेन किया है उसकी वजह से क्या ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाना चाहिए था। वो तो ऑलरेडी बना बनाया डॉक्टर है कि जा 17 साल का होता ही बैग जाना एग्जाम में। ऐसा होता है क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस बनना चाहिए था, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे इसने क्या कर दी, कुछ गड़बड़ी कर दी है। अगर ये सही होता तो बस अपन को एक ही थ्योरी पढ़नी पड़ती, लेकिन ये सही नहीं है तो हमें अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो इसकी कुछ कुछ बातें हैं जो इसके सपोर्ट में भी है और इसके अगेंस्ट में भी। तो सपोर्ट में अपन बातें कर लेते हैं। इसने जो एग्जांपल दिया है, पहला एग्जांपल तो क्या बताया था इसने, लॉन्ग नेक एंड, बातें नहीं करनी है, इलोंगेटेड जिराफ। दूसरा एग्जांपल इन्होंने क्या बताया था भाई, वो अगेंस्ट में था, लेमार्क ने जो सपोर्ट में बताया था, स्ट्रेचिंग ऑफ टोज। और तीसरा क्या बताया था, स्नैक। ये तो इसके सपोर्ट में हो गए हैं। अब इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कौन कौन आए हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था, वीसमान ने। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है इसमें, मतलब गलत क्या चीज है? भैया अपन ने जिसके सपोर्ट में भी बात कर ली है और इसके अगेंस्ट में मतलब इसको क्रिटिसाइज भी कर लिया है, तो सही क्या बात होनी चाहिए? इसने एक चीज जो नहीं बताई अपन को कि अपन जो भी ये बात, इसने सारी जो बातें बताई है, ये जो चेंजेस करवा रहा था क्या वो जर्मोप्लाज्म में करवा रहा था कि सोमेटोप्लाज्म में करवा रहा था? एक होता है सोमेटोप्लाज्म और एक होता है जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब जो जेनेटिक सेल्स होती है, जैसे कि स्पर्म है, ओवा है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है, उनके बारे में। लेकिन अपने जो भी चेंजेस करवाए हैं, जैसे कि ये लॉन्ग नेक वगैरह है, ये क्या नेक्स्ट जनरेशन में जाने का कुछ होता है क्या इसमें? एक्स वाई क्रोमोसोम कुछ मिलते नहीं। ये भी किसमें हो गया है, सोमेटोप्लाज्म में। ये भी किसमें हो गया है, सोमेटोप्लाज्म में। ये भी किसमें हो गया है, सोमेटोप्लाज्म में। अगर मैं किसी के स्पर्म में चेंज कर दूं या फिर मैं किसी के ओवम में चेंज कर दूं, तो बताओ वो जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने का पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जितने भी सारे एग्जाम्पल बताए थे उसमें चेंजेस क्या करवाए थे, सोमेटोप्लाज्म करवाए थे। तो जो वीजमान है उसने क्या बताया था, इसने का जो कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। देखो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, एक है सोमेटोप्लाज्म और एक है जर्मप्लाज्म। एक तो कौन सा होता है, सोमेटोप्लाज्म, और एक कौन सा होता है, जर्मप्लाज्म। बताओ किसमें चेंजेस जो होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जर्मप्लाज्म वाले। इसमें जो भी चेंजेस होंगे नॉट ट्रांसमिटेड, और इसमें जो भी चेंजेस होते हैं दीज आर ट्रांसमिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, इंडियन वुमन वाला, बोरिंग ऑफ ईयर पिना एंड नोज इन इंडियन वुमेन्स।
तीसरा क्या है? फीमेल ऑफ स्मॉलर फिट। करिए नोट। आगे लिखिए। यहां तक बस, आज जितना है उतना। देखो, ये जो थ्योरी थी एक तुक्का थी, एक गैस था, इसकी वजह से नोबडी बिलीव इन दिस कंजेस्टर एनीमोर। कंजेस्टर का मतलब क्या होता है? वही तुक्का ना। और अकॉर्डिंग टू जो लैमार्क है वो एवोल्यूशन हुआ है, और उसका जो किसकी वजह से होता है, वो ड्राइवन फोर्स क्या है उसका? यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन है। ये खत्म है लैमार्क। तो देखो, अपन ने लैमार्क की थ्योरी पढ़ ली है। नेक्स्ट किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? डार्विन की। और जो डार्विन की थ्योरी होती है इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के बारे में मैंने कुछ बताया था कि पहले? इसकी स्टोरी बता देते क्या? नहीं। ये बताया। तो देखो, ये जो डार्विन है, इनके फादर का नाम था क्या? रॉबर्ट डार्विन। और इनकी, हाँ, तो जो डार्विन है, इनके पिताजी का नाम क्या था? रॉबर्ट डार्विन। इनकी माताजी का नाम क्या था? सुनैना डार्विन। सुनैना, हाँ सुनैना। जो डार्विन थे उनकी टोटल कितनी संतानें थी? 6 थी। और ये कौन सी वाली थी? 5वीं वाली थी। इसके अलावा जो 6 थी, जो बाकी की जो 5 थी वो इसकी सिस्टर थी। ये अकेला ही था, इकलौता लाडला। और इसके जो पिताजी थे वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे। उस टाइम के डॉक्टर, आज के डॉक्टर हैं उनके पास में पैसे की कमी नहीं है, तो उस टाइम के डॉक्टरों के पास में तो अथा भंडार रहता था। इनके पिताजी जो डॉक्टर हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जो डॉक्टर होते तो उनकी क्या इच्छा होती है कि बेटा भी क्या बने? डॉक्टर बने। लेकिन बेटा की एक कमी थी, बेटे का पढ़ाई लिखाई में कोई भी मन नहीं था। इसका जो मन था किसमें था? नेचुरल चीजों में था। ये क्या था? एक नेचुरलिस्ट था। ठीक है। अगर आप इसको बोलोगे कि भाई ये 10 लाइन है किताब की, ये पढ़नी है, और आपको पूरे दिन इस शास्त्रीय ये जो गार्डन है इसमें बैठना है, किसी भी गार्डन में बैठना है, तो किसको प्रेफर करेगा कि मैं गार्डन में बैठूंगा? क्योंकि इसको नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको देखने में क्या था? अच्छा लगता था। अब जैसे तैसे पिताजी के पास में पैसा ज्यादा था, तो उन्होंने इसको क्या करवा दिया? प्राइवेट एडमिशन करवा दिया, डोनेशन दे करके। अब आपको पता होगा एडमिशन पैसे से लिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम क्लियर थोड़ी ना होते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वहां से निकल करके बाहर आ गया। अब पिताजी है, बेटा है खुद का ही, वैसे तो घर से तो बाहर निकालेंगे नहीं कि चल ठीक है जो तेरी इच्छा है वो कर ले। तो फिर ये नॉर्मल क्या करने लग गया? बीए का कोर्स कर लिया इसने। जानते हो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसका कोई सेंस नहीं है। बीए कर लिया है। अब बीए जब हो जाती है, 3 साल की हुई बीए, कि उसकी डिग्री को ये देख रहा था कि डिग्री का मैं करूँ क्या।
क्योंकि डॉक्टर बन जाता तो कुछ इलाज उलाज कर लेता, अब भी 1 डिग्री का करे क्या। तो उसी टाइम पे इसको एक फोन आता है। कभी कभार ऐसा आपके साथ में भी हुआ होगा कि फोन आएगा, जो लैंडलाइन नंबर होते थे पहले, है ना, आजकल ये नहीं कि पापा का अलग है, भाई का अलग है, छोटे भाई का अलग है ना। लैंडलाइन पर उनके पास में फोन आया, ट्रेन ट्रेन वाला। इसने उठाया, उधर से आवाज आती है, हेलो डार्विन। तो इसने क्या बोला, अब बताओ आपके पास में कोई फोन आएगा तो आप तो क्या मानोगे कि पापा के लिए होगा। भाई पापा का नाम भी तो डार्विन है, खुद भी डार्विन है, कि पापा भी है ही नहीं है, बाद में बात कर लेना, इसने फोन रख दिया। गुस्से में तो वैसे ही था कि डिग्री हो गई है, कुछ काम धाम है नहीं है, बेरोजगार है। जैसे कि तुम भी बैठे रहोगे, कुछ टाइम के बाद ना करनी करोगे कुछ तो, है ना। तो फिर वापस से उधर से फोन आया कि हेलो, क्या आया, हेलो चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन के तो मैं ही हूं कि बताओ मेरे से क्या काम है, कि हम है ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या। अभी तो निठल्ला बैठा हुआ है, इसको बताओ कहीं ले जाओ। क्या चल तो लूंगा, एक बार मम्मी से पूछ लेता हूँ, मम्मी भी कि तो निठल्ला है तो बेटा जा। क्या ठीक है चल लूंगा तो, पर लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है, पैसे वैसे नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ काम धाम तो किया नहीं है और घर वाले मेरे को पैसे देंगे नहीं। क्या मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है भी नहीं है, बस आपको जो भी चीज आती है आप, जैसे हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहां पे हमें जो भी चीज आप देखते रहेगी वो उनके बारे में हमें बताते रहना, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे इनके पास में, अच्छा इनका जो जन्म हुआ डार्विन का वो कब हुआ था, वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले। वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले 12 फरवरी 1809 को, आपको याद होगा जिस दिन लैमार्क की बुक पब्लिश हुई थी उसी दिन ये भी पब्लिश हो गया था। तो 12 फरवरी 1809 को इनका क्या हो गया था, बर्थ हो गया, ठीक है। अब ये जो जो जर्नी थी वो बात तो हुई थी कि अपन थोड़े टाइम के बाद में ही आ जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चला वो जर्नी कब शुरू हुई थी। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद में। कब आता है गुड फ्राइडे, 25 दिसंबर। तो ये जर्नी कब शुरू की थी इन्होंने, 27 दिसंबर को 1831 में, ठीक है, 27 दिसंबर 1831 में। और वापस रिटर्न जो आई थी ये जर्नी, ये आई थी गांधी जयंती के दिन। कब आती है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1836 को। देख रहे हो क्रोनोलॉजी, सारी मैच कैसे कर रही है डेट, ठीक है। तो बॉर्न कब हुआ इनका, 12 फेब को। ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, 27 दिसंबर को, और वापस रिटर्न कब हुई थी ये जर्नी, 2 अक्टूबर को। अब इस टाइम पे ये कहां पे घूमे थे, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और आप सबका जो आप जानते ही हो गैलापागोस आइलैंड, जहां पे इन्होंने किसके बारे में देखा था, डार्विन फिंच के बारे में। सबसे पहले उसने ही, चिड़िया तो औरों ने भी देखी थी लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डार्विन, इसलिए उस चिड़िया को किस नाम से जाना जाता है आज, डार्विन के नाम से। देखो जब ये घूम रहे थे तो उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट हुआ, एल्फ्रेड वॉलेस। एल्फ्रेड वॉलेस, तो जो काम डार्विन कर रहे थे कहां पर, गैलापागोस आइलैंड पर, वही काम सेम टू सेम कौन कर रहा था, एल्फ्रेड वॉलेस कर रहा था, लेकिन वो दूसरी जगह पर मलय आर्किपेलागो पर कर रहा था। किस पर, मलय आर्किपेलागो पर। कौन से पर कर रहा था, मलय आर्किपेलागो पर कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, तो उसके पास में पैसा इतना नहीं था। तो आपको पता होगा कि बुक को पब्लिश करवाने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने पास में पैसा है नहीं है, तो उसको पता लगा कि जो काम मैं कर रहा हूं वही सेम काम कौन कर रहा है, डार्विन कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो भी अपने कंक्लूजन थे उनको एक चार्ट की फॉर्म में प्रिपेयर किया और किसको भेज दिया, डार्विन को भेज दिया। डार्विन से बोला कि आपके जैसे ही काम मैंने भी किया है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपकी जो बुक होगी उसमें ही मेरा नाम लिख करके इसको भी पब्लिश करवा देना। तो उसने इसकी बात को रखा और एक बुक का नाम हुआ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 1859 में इसको पब्लिश कर दिया गया, जिसमें एल्फ्रेड वॉलेस और डार्विन की दोनों की कहानी है। मेजर पार्ट किसका है इसमें, डार्विन का है, क्योंकि लिखा सब कुछ किसने है, ठीक है। इन्होंने, डार्विन ने फिर बताया, 2 बेसिक पॉइंट बताए थे अपनी थ्योरी के, कि एक तो होता है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा होता है ब्रांचिंग डिसेंट। आपको पता है कि अपनी ये जो एविडेंस पढ़ रहे हैं या फिर ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब हमें क्या मतलब है कि उस सिंगल लाइफ से अभी पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो कैसे बनी हुई है, ये तो पता लगाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है कि क्या इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है कि नहीं रहा है। मतलब एक सिंगल सेल से आज तक की जो जनरेशन बन रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है या फिर नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया, एक तो क्या बता दिया कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, और दूसरा क्या बताया, ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है, ब्रांच डिसेंट करती जा रही है, एक होता है असेंड करना और एक होता है डिसेंड करना। जैसे कि
ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से क्या बनेंगे फादर, फादर से फिर उनकी जनरेशन ऐसे चलती डिसेंड करती जाएगी, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। सन, सन से फिर फादर, फादर से फिर ग्रैंडफादर, नहीं। क्या कर रहा है ये जो ब्रांच है वो क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है। तो 2 पॉइंट बताए थे उन्होंने, फर्स्ट वाले में तो क्या है ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो भी मैं बातें कर रहा हूं या फिर इस थ्योरी में जो भी मैं बातें करूंगा उनके मेरे पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, सारे के सारे क्या है फैक्चुअल चीजें हैं, मैंने देखा और मैंने लिख दिया, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, मेरे पास में किसी भी चीज का क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है, सारी की सारी जो चीजें मैंने देखी है वही मैंने अपनी बुक में लिख दी है और वही आपको मैं बता रहा हूं। ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट डार्विन टॉक अबाउट आर ओनली फैक्चुअल्स, ये 2 पॉइंट बताए थे किसने, डार्विन। फिर इसने क्या बताया और बाकी 5 पॉइंट और हैं इसके, ये तो बेसिक पॉइंट हो गए जो अपन बोलते हैं ना मेन कॉन्सेप्ट कौन से इसके। फिर इसने बताया कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर सकता है, ओवर प्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओवर प्रोडक्शन। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोड्यूस कर देगा तो आपके माइंड में तो यह ना चाहिए कि अगर जो पॉपुलेशन वो तो क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब 2 4 6 8 ऐसा चलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो थ्योरेटिकली तो ऐसा पॉसिबल है, अगर मैं बात करूं मैंने बोल दिया है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि हमारे पास में जो नेचुरल रिसोर्स है वो कैसे है, लिमिटेड है। तो उन रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो स्पीशीज है उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, कि अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी जो स्ट्रगल हो जाएगा उसके बाद में तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था वेरिएशन इन हेरेडिटी, कि अगर स्ट्रगल होगा किसी के बीच में, दो के बीच में लड़ाई होती है तो आपको पता है एक जिंदा रहेगा एक बच जाएगा, है ना, और एक मर जाएगा। तो जो जिंदा रहा है मतलब जो सर्वाइव किया है वो क्यों सर्वाइव किया है, क्योंकि वो दूसरे वाले से क्या रहा होगा, बेटर रहा होगा, मतलब उसके पास में उससे कुछ चीजें अलग रही होंगी, कुछ वेरिएशन रही होंगी, इसलिए वो क्या किया है, सर्वाइव किया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। और जो सर्वाइव किया है वो क्यों किया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेचर ने उसको क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। इसी को बोल दिया जाता है नेचुरल सिलेक्शन। और जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है उसी को आगे चांस मिलेगा रिप्रोडक्शन करने का, और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसी की नई स्पीशीज बनेगी। और लास्ट में इसका 5वां पॉइंट आ जाता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये होती है कहानी किसकी, डार्विन की। तो जो मैंने बताया है वही अपन को पढ़ना है। तो देखो जो डार्विनियन थ्योरी है इसका जो मेन पॉइंट है वो तो कौन सा है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो की कॉन्सेप्ट में उसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले तो इसका देखो बॉन्ड कब हुआ, एटीन 09, ठीक है। कब हुआ था इसका जन्म, ठीक है। और इसने ट्रेवल कहां कहां पे किया, अच्छा ट्रेवल किससे किया था, बस से, ट्रेन, HMS बीगल। ये HMS का फुल फॉर्म पता है किसी को, हाँ हर या फिर हिज, क्योंकि वो जो फोन आया था ना वो पता नहीं था, ना ही डार्विन ने हमें बताया कि वो सामने वाला लड़का था या फिर लड़की थी, तो इसको हर भी बोल देते हैं और हिज भी बोल देते हैं, हिज मैजेस्टिक शिप, ठीक है। HMS बीगल, और कहां कहां पे ट्रेवल किया था, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस। कब शुरू की थी ये जर्नी, 1831 से 2 अक्टूबर, कितने साल हो गए, अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स हो गए ना, बात उनकी 1-1.5 साल की हुई थी। अब उसके भी क्या पैसे तो लग नहीं रहे और घूमने का तो काम ही है, घूम लेते हैं, और है ना, जहां पे अपने पैसे लगे जहां दिक्कत आनी चाहिए कि घुमाते रहो, ठीक है। तो ये काम इन्होंने कर लिया। फिर इसके जो की कॉन्सेप्ट है,
की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी। फर्स्ट वाला तो क्या था, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा क्या था, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अबाउट नेचुरल सिलेक्शन आर फैक्चुअल। मतलब इसके पास में इसके कोई भी प्रूफ है नहीं है, तो अपन को प्रूफ पूछना तो मेरे से भी नहीं पूछना है, क्योंकि उसने खुद ने नहीं बताया है। सारे के सारे कैसे हैं, फैक्ट के बेसिस पर। जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, एल्फ्रेड वॉलेस। और ये भी कैसा था, नेचुरलिस्ट था। और कौन से उस पर काम कराते हैं, वर्किंग ऑन मले आर्किपेलेगो, मार्किपेलेगो नहीं। अच्छा तूने जोड़ के दिया। came to same conclusion as Darwin and Darwin चार्ट फॉर्म। हाँ बोल, क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। अब ये तो की कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में इसकी थ्योरी में बताया क्या कि जो ओरिजिन ऑफ जो न्यू स्पीसीज होता है वो किसके बेसिस पर होता है। तो इसके 5 पॉइंट है डार्विन की थ्योरी के। फर्स्ट वाला कौन सा है, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा वाला कौन सा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड वन इज वेरिएशन एंड हेरेडिटी। फोर्थ वन इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और इसी का बोल दिया जाता है नेचुरल सिलेक्शन। एंड लास्ट वन इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इधर देखिए, लिख लेना अभी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरेडिटी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलना चाहता है यहाँ पे कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास में इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाए या फिर एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए। पहले पॉइंट तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये होगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनॉर्मस नंबर का पता है ना क्या होता है, बहुत सारे है ना, रुक ही नहीं रहा है। तो होगा क्या इससे, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी ना। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी कैसी हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली हो जाएगी। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छा एक बात मानिए, मेरी बात सुनिए, किसी फैमिली में अभी कितने लोग, कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, ठीक है। अगर वो ये रूल को फॉलो करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद में वो 40 भी हो सकते हैं। सिंपल है ना, अगर अभी 4 हैं तो 40 भी तो हो सकते हैं। तो जो उनके पास में जो रिसोर्स है वो तो उतने ही रहेंगे ना, खाने पीने की चीजें तो उतनी ही रहेंगी, जो भी अर्निंग ऑफ सोर्स है वो तो उतने ही रहेंगे। लेकिन वो जो चीज थी वो पहले कितने में डिवाइड हो रही थी,
40 में। अब उसी सेम चीज को कितने में डिवाइड करना है, क्या सबको वो प्रॉपरली हो पाएगी क्या? इसका मतलब उसमें क्या होगी, लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा। तो ये जो फर्स्ट टाइप जो कंपटीशन होता है फर्स्ट वाला, वो तो किसके बीच में होगा, देखो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्ट्रगल होता है या फिर फर्स्ट जो कंपटीशन होता है वो किसके बीच में होगा, सेम स्पीशीज के बीच में होता है। किसके बीच में हो जाएगा, सेम स्पीशीज के बीच में। इस तरह का जो कंपटीशन होता है उसको बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक, विद इन दी स्पीशीज होता है। अब बताओ जो ये कंपटीशन है कि इसमें कोई भी सर्वाइव कर गया, या फिर आपने नॉर्मली भी देखा होगा ना, आप किसी डॉग के लिए एक बिस्किट डांटते हो तो दो चार तो अलग आ ही जाते हैं, तो वो आपस में लड़ते हैं, ऐसा ही होता है ना, सिंपल है। अब उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो रिसोर्स है तो बाकी की स्पीशीज के लिए भी तो वो सेम हो सकते हैं ना, तो अपन को अब क्या दूसरा क्या कंपटीशन हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन होगा। अब अलग अलग स्पीशीज में तो एक स्पीशीज तो हार जाएगी और एक सरवाइव कर जाएगी। अब वो जो सरवाइव की है उसका कंपटीशन अब किसके साथ में होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये सारे क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इनकी वजह से भी आपको क्या करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। अगर आपने इन तीनों फैक्टर्स को या फिर तीनों कंपटीशन को भी क्या कर लिया है, सर्वाइव कर लिया है, तो आपको बोला जाएगा कि आपके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अच्छी बात है। और उस अच्छी बात को क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है। और जो वेरिएशन आपके पास में है वही वेरिएशन तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और जो सर्वाइव किया है इसका मतलब वही तो कैसा है, फिट है। जो सरवाइव किया है वही तो क्या है, फिट है। और जो फिट है उसी को नेचर ने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। और जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया उसी को तो आगे चांस क्या मिलेगा, रिप्रोडक्शन करने का। और जिस रिप्रोडक्शन करेगा उसकी तो नई क्या बन जाएगी, स्पीशीज बन जाएगी। तो बताओ उस एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है ना। ये होता है किसकी, डार्विन की थ्योरी का। अब हर कोई इतना भी सही नहीं होता, इसकी भी कुछ कमियां हैं। उससे पहले अपन इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है इसका, ओवर प्रोडक्शन। मैं इसको ग्राफ से समझा दूं थ्योरी की बजाय, देख लो तुम्हें जैसे समझ में आए। ये देखो इधर क्या लिख दिया अपन ने टाइम, इधर क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं मान के चलता हूं कि ये एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, तो जो ग्रोथ है वो कैसी होनी चाहिए थी, एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बात करता हूं, प्रैक्टिकली तो ये कैसा रहेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रहती है, स्टेबल रहती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रहेगी, प्रैक्टिकली स्टेबल रहेगी, एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशंस। सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो हो सकते हैं जो विंटर के सीजन में ज्यादा सर्वाइव करें, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो समर के सीजन में ज्यादा सर्वाइव करें, ठीक है। तो वैसे तो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशंस। समझ जाओगे इससे। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है एवरी ऑर्गेनिज्म कैपेबिलिटी टू produce enormous number of progeny, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। इसमें कितने टाइप का कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन होता किस चीज के लिए, रिसोर्स के लिए, ठीक है। नेचुरल और लिमिटेड, बातें नहीं भाई। सो
कंपटीशन फॉर यूटिलाइजेशन। और फर्स्ट कंपटीशन कौन सा वाला है? इंट्रा स्पेसिफिक। ये किस किस के बीच में होता है? विद इन स्पीसीज। विद इन होगा कि बिटवीन होगा? विद इन। ये किस किस चीज के लिए हो सकता है? मैं बता देता हूं। ये हो सकता है फूड के लिए, ये हो सकता है शेल्टर के लिए, या फिर ये हो सकता है मीटिंग के लिए। फूड, शेल्टर और मीटिंग के लिए। दूसरा जो होता है दैट इज इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक बताओ, विद इन होगा कि बिटवीन होगा? बिटवीन होगा। बिटवीन स्पीसीज होता है। और ये किस किस चीज के लिए हो सकता है? फूड के लिए एंड शेल्टर के लिए। क्योंकि मेटिंग डिफरेंट स्पीसीज में पॉसिबल होती नहीं है ना, वो अपन करवा सकते हैं लेकिन नेचुरल तरीके से पॉसिबल नहीं है। तीसरा कौन सा होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लड्स, ईटीसी। अब इन कंपटीशन में अपन मान के चलते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसने ये वाला भी क्लियर कर लिया है, इसमें भी मतलब वो जीत चुका है, इसमें भी सरवाइव कर चुका है और इसमें भी सरवाइव कर चुका है। तो बताइए आप, वो जो सरवाइव किया हुआ है वो क्यों सरवाइव किया हुआ होगा? क्योंकि उसके पास में क्या है? वेरिएशन है। अपन एक और लाइव एग्जांपल देखते हैं कि एक तो मैं हूं और एक और पर्सन है जिसके हाथ पैर दोनों ही नहीं है ना, सपोज कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे कुछ खाने की चीजें रख दी है और आपने बोला है कि जो जल्दी ले लेगा वो खा लेगा। बताओ कौन लेगा उसको जल्दी? क्यों? हाँ, मेरे पास में क्या है? हाथ और पैर दोनों हैं, उसके पास में नहीं है। तो मैंने देखो फर्स्ट तो ये वाला कर लिया क्लियर, ये वाला भी कर लिया। और एनवायरमेंट मेरे लिए जो आपने जो मेरे को सिचुएशन दी उसके अकॉर्डिंग फिट कौन सा है? कौन जीते? वो कहाँ जीता? उसको खा ही नहीं पाएगा ना। वापस बताते हैं, अभी नहीं जीतेगा। उसमें कैसे जीतने दे सकता हूँ? अरे वो सिचुएशन के लिए भाई, रिसोर्स के लिए, ये तो पढ़ना। हाँ, तो दो पर्सन है, एक तो मैं हूं जिसके बढ़िया आपको दिख रहा है हाथ पैर दोनों हैं, और एक है जिसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। कंडीशन अपन मान के चल रहे हैं। अब कोई चीज आपने यहाँ पे रखी है कि सर आपको लेनी है, तो बताओ उसको कौन इजीली ले पाएगा? तो उस ये जो लड़ाई हो रही है, जो कंपटीशन है किसको उसको लेने का, उसमें कौन सर्वाइव किया? उसमें कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। मैं क्यों जीता? क्योंकि मेरे पास में क्या थी? वेरिएशन थी। वेरिएशन समझ में आती है ना? कुछ ऐसी चीज है मेरे पास में जो उससे के पास में नहीं है, जो कि मेरे को कर रही है उससे जुदा। ठीक है, तो देखो ये जो वेरिएशन होती है वो भी दो टाइप की हो सकती है। एक जो होती है ऐसी ऑर्गेनिज्म को जो सर्वाइव करवाने में कैपेबल होती है, उनको बोला जाता है गुड वेरिएशन। गुड गुड को ही बोल दिया जाता है अडेप्टिव। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या था? अडेप्टेशन था, तो मैंने उसको क्या कर लिया है? सर्वाइव कर लिया है। तो गुड वेरिएशन भी बोल सकते हैं, अडेप्टिव वेरिएशन भी बोल सकते हैं। और इसीलिए मेरे पास में वो जो वेरिएशन है वो यूजफुल है कि हार्मफुल है? यूजफुल है। तो मेरे लिए तो क्या हो गई वो? यूजफुल। लेकिन वो दूसरे इस पर्सन के लिए क्या हो जाएगी? गुड की जगह पे क्या हो जाएगी? बैड वेरिएशन हो जाएगी। अडेप्टिव की जगह पे कौन सी हो जाएगी? नॉन अडेप्टिव हो जाएगी। और यूजफुल की जगह कैसी हो जाएगी? हार्मफुल वेरिएशन हो जाएगी। तो अगर नेचर में अगर कोई भी सर्वाइव कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है? क्योंकि उसके पास में कैसी वेरिएशन रही होंगी? गुड वेरिएशन रही होंगी, अडेप्टिव वेरिएशन रही होंगी, या फिर यूजफुल वेरिएशन रही होंगी। और जो सर्वाइव नहीं कर पा रहा वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास में बैड वेरिएशन थी, उसके पास में नॉन अडेप्टिव वेरिएशन थी, उसके पास में हार्मफुल वेरिएशन थी। और जिसके पास में गुड वेरिएशन है वही तो सर्वाइव किया, और जो जीतेगा वही तो आगे बढ़ेगा। तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? मेरे को या उसको? मेरे को करेगी नेचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा हो गया? स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। थर्ड वन इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी।
वैसे भी आपने सुना भी होगा कि जो अपने जीन होते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, थोड़ा बहुत तो उनमें भी डिफरेंस होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन के क्या सारे मेंबर एक जैसे होते हैं? चाहे वो देखने में एक जैसे ही हो, लेकिन उनके जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। गाना नहीं गाना भाई। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज नॉट सिमिलर even though they look superficially इसका मतलब क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनबिल्ट वेरिएशन पाई जाती है। जो वेरिएशन होती है वो बाहर से थोड़ी ना डलवाते हैं। अरे आफ्टर बर्थ थोड़ी ना आएगी वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आएगी? इनबॉर्न आती है, इनबिल्ट होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव, क्योंकि तो बातें खत्म नहीं हो रही है, इनबिल्ट वेरिएशंस ना। चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन बातें कंटिन्यू रहेंगी। अब देखो वेरिएशन भी कितने टाइप की होती हैं। गुड वेरिएशन, गुड का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? अडेप्टिव वेरिएशन और यूजफुल वेरिएशन। और ये जो यूजफुल वेरिएशन होती है, मतलब ये जो तीनों होती हैं वो क्या करती हैं? अनेबल्स देम टू सर्वाइव। और जिसके पास में दूसरी वाली है कौन सी? गुड का कैसा हो जाएगा? बैड। अडेप्टिव का कैसा हो जाएगा? और यूजफुल का क्या हो जाएगा? वो किस में हेल्प करेगी? डू नॉट हेल्प इन सर्वाइवल। तो बताइए कौन सी वेरिएशन वाला ऑर्गेनिज्म आगे जाएगा? गुड वेरिएशन वाला या फिर बैड वाला? ठीक है। अब अपन कौन से वाले लेवल पे आ चुके हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म था देखो, वेरिएशन और हेरिडिटी। और जिसके पास में वेरिएशन होंगी उसी के तो क्या होगा? हेरिडिटी होगी। मतलब वो सेम टू सेम वेरिएशन को कहां पे ट्रांसफर कर देगा? अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। अब क्या हो जाएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब यहाँ पे किसका रोल आ जाता है? नेचर का, कि जो भी सर्वाइव कर दिया है उसको नेचर क्या कर लेती है? अब सेलेक्ट कर लेती है। नेचुरल सिलेक्शन। अब पता है यहाँ पे एक लफड़ा पड़ जाता है कि जो नेचर ने जिसको भी सेलेक्ट करती है ना, नेचर को इससे मतलब नहीं है कि कोई फिजिकली कैसा फिट है। नेचर के लिए जो फिटनेस है वो ओनली एंड अल्टीमेटली इज रेफर्स टू रिप्रोडक्टिवली फिटनेस। नेचर को क्या चाहिए? कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होना चाहिए। और न्यू ओरिजिन का स्पीशीज न्यू स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हो पाएगा? जब भी रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो नेचर को इससे मतलब नहीं है कि किसी की बॉडी छोड़ी कोई जिम वगैरह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उससे कोई इसको लेना देना है नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? ओनली वो रिप्रोडक्शन करने में क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए। तो अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि दुबला पतला है, जस्ट लाइक मी, लेकिन वो रिप्रोडक्शन करवाने में क्या है? कैपेबल है। और एक ऐसा है जो बढ़िया डोले शोले बना करके खड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या करवाने में कैपेबल नहीं है? रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है। तो बताओ नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? मेरे को ही करेगी ना भाई। ठीक है। अब दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि जो डार्विन ने बताया था ना, ये जो सिलेक्शन किया था किसने किया है? नेचर ने किया है। अरे डार्विन ने नहीं किया है। हाँ, डार्विन ने बताया कि नेचर ने किया है। फिर डार्विन ने हमें ये भी बताया कि ये जो सिलेक्शन का जो चांस है ना, ये जो सिलेक्शन का जो राइट है वो मेल के पास में नहीं होता, किसके पास में होता है? फीमेल के पास में होता है। सेलेक्ट किसको किया है? मेरे को किया है, लेकिन ये जो राइट होता है सेलेक्ट किसने किया है? फीमेल के पास में चांस होता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा ये नहीं बता पाता है कि मेल क्यों नहीं कर सकते। इसकी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई है ना, लिमिटेशंस हो गई, उसकी कमियां रह गई थी। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा।
गुड वेरिएशन होती है, 5 मिनट और लगेगी बस। गुड वेरिएशन होती है वो क्या होता है, वेटर फिट होता है, ठीक है। और जो वेटर फिट है वही तो क्या करवाएगा, बेटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाएगा, उसी को तो क्या कर लेती है नेचर, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फिटनेस होती है दैट रेफर्स टू ओनली एंड अल्टीमेटली, कौन सी टाइप की फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। राइट फॉर selecting partner for mating, मेटिंग के लिए पार्टनर सेलेक्ट करने का राइट किसके पास में होता है, फीमेल के पास में। और इसको डार्विन ने बोला था सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या बोला जाता है इसको, सेक्सुअल सिलेक्शन बोला जाता है। ये हो गया, नेचर ने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। और ये पता है, अब ये बताइए अपन ने जो 5 पॉइंट पढ़े हैं, मेन पॉइंट कौन सा डार्विन की थ्योरी का, नेचुरल सिलेक्शन ही ना। इसको बोला जाता है एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी। एसेंस का मतलब समझ में आता है, एसेंस इज लाइक निचोड़, पूरी थ्योरी का जो निचोड़ है वो क्या है, यही तो है एसेंस ऑफ, एसेंस ऑफ निचोड़ नहीं रहे, एसेंस का मतलब निचोड़ है। एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी इज नेचुरल, लास्ट वाला क्या है, ओरिजिन ऑफ, देखिए वापस से, जिसके पास में गुड वेरिएशन होती है वो क्या कर लेगा, बेटर सरवाइव कर लेगा। जो बेटर सरवाइव करेगा वही बेटर रिसोर्स यूज करेगा, और उसी को नेचर क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। और जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है उसी को क्या मिलेगा, चांस मिलेगा क्या करने का, रिप्रोडक्शन करने का। और जो रिप्रोडक्शन करेगा उसी की तो आगे क्या बनेगी, नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी। और जिसकी ज्यादा प्रोजेनी बनेगी उसकी तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। कर लीजिए नोट।